अब मुझे बताइए मुसलमान को क्या खतरा? मुसलमान को सरकारी नौकरी नहीं पहले भी नहीं मिलती थी आरक्षण, अब भी नहीं मिल रहा। मुसलमान को पढ़ाई में कोई आरक्षण पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। मुसलमान तो अपना जो है डेली कमाना, डेली खाने का काम है। जितने भी स्किल है पूरा, वो भाई कौन सा मुसलमान मदनी विरोध करने लग गए? मदनी कोई मुसलमान नहीं है। मदनी जो है, मदनी जैसे लोग बीजेपी के एजेंट हैं। इनको बीजेपी की तरफ से जो है एक पैसा मिला है और वो उसका प्रचार कर रहे हैं। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनों, पारसियों, बौद्धों, सब पे एक कानून लगेगा। अब आप सब हिंदुओं में आ जाओ। 370 हटने से क्या फायदा हुआ? अभी भी कश्मीर में बंदूक की नोक पे आदमी बैठे हुए हैं। अभी भी 4 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, चुनाव नहीं करवा पाई वहाँ सरकार, क्योंकि स्थितियां वहाँ जो है सामान्य नहीं हो पा रही हैं। वो इनकी जो तमाम 9 साल 10 साल की नाकामयाबी है, रोजगार को लेके नाकामयाबी हो, अग्निवीर योजना को लेके हो, चाहे किसानों की समस्या को लेके हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे दलित आदिवासियों को हो रहे शोषण को लेके हो, इन तमाम जो नाकामयाबियाँ हैं इनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जो कावड़ लेके जा रहे हैं उनमें से कितने ओबीसी के बच्चे हैं, कितने दलितों के हैं और कितने सवर्णों के हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपको 80% जो बच्चा है वो ओबीसी का मिलेगा। 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक के जो तलाक के केस है वो अदालतों में पेंडिंग है। सरकार ने क्या न्याय दे दिया? उन मुस्लिम महिलाओं को पहले भी न्याय नहीं मिल रहा था, अब भी न्याय नहीं मिल रहा। और रही बात प्रॉपर्टी की, कानून आने के बाद भी क्या मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी मिल जाएगी? हम तो अपनी बात कर रहे हैं भैया, हिंदू महिलाओं को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है और हमारे देश में हमेशा स्त्रियों को पुरुष से नीचे माना गया। कहने को हम कहते हैं कि भारत नारी प्रधान देश है। का स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। यूसीसी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे क्योंकि प्रोफेसर साहब हैं हमारे साथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि भैया आखिर मुसलमानों को क्या फ़ायदा है इससे, हिंदुओं को अगर कोई घाटा है या नहीं है। क्योंकि इस तरीके के कानून ऑलरेडी हिंदुओं के पक्ष में तो हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुसलमानों के हित का बहुत बड़ा ये कानून, प्रधानमंत्री ने बोला है ये मुसलमानों के हित का बड़ा कानून है। तो सीधे से समझना चाहेंगे कि आखिर हिंदू क्यों घबराया हुआ है इस कानून को, कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, आदिवासी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इस कानून को, जबकि ये अभी आया भी नहीं है, सिर्फ बातचीत हुई है। तो पहले तो स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड या जिसे हम कहते हैं समान आचार संहिता, तो इसको लेके जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है और इस वजह से शुरू हुई कि 2024 का चुनाव आ रहा है। जैसे जैसे कोई महत्वपूर्ण चुनाव आता है तो बीजेपी की एक खासियत है कि एक नया एजेंडा तैयार किया जाता है, नया एजेंडा पेश किया जाता है। 2019 से पहले मुसलमानों की जो है ट्रिपल तलाक को लेके ये मामला लेके आए थे, उससे पहले जो है ये नोटबंदी लेके आए। लेकिन देखने में ये आया है कि बीजेपी जितने भी अधिनियम लाई है या प्रस्ताव लाई है उनका अभी तक सही से अनुपालन ये नहीं कर पाए। नोटबंदी को अगर हम चर्चा करें सिर्फ नोटबंदी की, तो नोटबंदी के दौरान 99% से ज़्यादा नोट वापस आ गया और अब फिर 2000 का नोट वापस इनको लेना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने में ये नाकाम रहे। अरशद मदनी भी ये कह रहे हैं कि भैया ये कानून समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा भाजपा के फेवर में ही रहते हैं कि ठीक है। हाँ, है कि बीजेपी ने अपने कुछ एजेंट भी छोड़े हुए हैं। मैं उसी यूसीसी पे आ रहा हूँ कि जो तमाम बीजेपी द्वारा पहले जो चीजें लाई गई हैं तो वो सिर्फ चुनावी एजेंडा साबित हुई। हिंदू मुस्लिम दिखा के ये सांप्रदायिक एंगल बनाते और उसके पीछे जो एक जो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो जो पीछे खाने वाला जो दांत है वो कुछ और ही है। अब इसमें उस चीज़ को सिलसिलेवार समझ लीजिए। समान आचार संहिता में क्या होगा? हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनों, पारसियों, बौद्धों, सब पे एक कानून लगेगा। अब आप सब हिंदुओं में आ जाओ। अगर हम माइनॉरिटी की बात करें, जो बाकी जो कम्युनिटी है हिंदू के अलावा, उन्हें कोई धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी को भी कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है? आरक्षण का लाभ ले रहे हैं दलित, आदिवासी, पिछड़े। ठीक है, तो नुकसान इससे कैसे होगा? नुकसान होगा, नौकरियों में नुकसान होगा दलित आदिवासी पिछड़ों को, पढ़ाई में नुकसान होगा दलित आदिवासी पिछड़ों को। और एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे आज तक किसी का ध्यान नहीं गया, या तो फिर उस चीज़ को ये लोग बचाना चाह रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे, वो ये है कि हमारे देश में जो आदिवासी समाज है उसको विशेष अधिकार है। वो संविधान के तहत उसे अधिकार दिया गया है कि उसकी ज़मीन के ऊपर सरकार जो है वो कब्जा नहीं कर सकती। भू अधिग्रहण विशेष विरोध क्यों कर रहा है? फिर मुस्लिम क्यों विरोध कर रहा है? मुसलमान में कौन सा मुसलमान मदनी विरोध करने लग गए? मदनी कोई मुसलमान नहीं है। मदनी जो है, मदनी जैसे लोग बीजेपी के एजेंट हैं। इनको बीजेपी की तरफ से जो है एक पैसा मिला है और वो उसका प्रचार कर रहे हैं। मदनी हो इस तरीके से जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की दिल्ली की जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहिबा, वो भी कौसर नाम है उनका, वो भी कह रही है कि साहब जो ये कानून है जी, कानून बहुत अच्छा है। तो ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं। ये लोग एक पक्ष जो बीजेपी का पक्ष है वो इसकी अच्छाई बताएगा और जो मुसलमानों की तरफ से जो इनके प्रायोजित प्रस्तावित जो लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, वो लोग इसको गलत बताएंगे और एंगल देने की कोशिश
कोशिश करेंगे साहब हिंदू मुस्लिम। अब मुझे बताइए मुसलमान को क्या खतरा? मुसलमान को सरकारी नौकरी नहीं पहले भी नहीं मिलती थी आरक्षण, अब भी नहीं मिल रहा। मुसलमान को पढ़ाई में कोई आरक्षण पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। मुसलमान तो अपना जो है डेली कमाना, डेली खाने का काम है। जितने भी स्किल है पूरा, वो भैया उसका पंचर का काम है, उसका नाई का काम है, उसका पेंटर का काम है, उसका कारपेंटर का काम है, सारे जो काम है वो काम वो करने में माहिर है। तो उसके ऊपर ना तो पहले कोई फर्क पड़ रहा था, ना अब फर्क पड़ रहा है। लेकिन महिलाओं को बहुत यहाँ पे लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी का हो गया या फिर शादी के अंदर। ट्रिपल तलाक होने के बाद महिलाओं को कितना लाभ दे दिया सरकार ने? 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक के जो तलाक के केस है वो अदालतों में पेंडिंग है। सरकार ने क्या न्याय दे दिया? उन मुस्लिम महिलाओं को पहले भी न्याय नहीं मिल रहा था, अब भी न्याय नहीं मिल रहा। और रही बात प्रॉपर्टी की, कानून आने के बाद भी क्या मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी मिल जाएगी? हम तो अपनी बात कर रहे हैं भैया, हिंदू महिलाओं को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है और हमारे देश में हमेशा स्त्रियों को पुरुष से नीचे माना गया। कहने को हम कहते हैं कि भारत नारी प्रधान देश है, भारत में जो है नारियों का दर्जा देवियों के बराबर होता है, बेटियों को हम बहन और देवी मानते हैं। ये सब कहने की बात है। जब पैसे देने की बात आती है, हक देने की बात आती है, तो अभी भी देख लो संसद में 33% महिलाओं का आरक्षण अभी भी लागू नहीं हुआ है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो ये जो मनसा है बीजेपी आरएसएस की, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति की मनसा है। सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक धार्मिक एजेंडा तैयार किया जाए 2024 के लिए। नहीं, लागू करेंगे, नियम लेके आएंगे, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे जो है ना तो मुसलमानों को लाभ है ना मुसलमानों को खतरा है। असली जो खतरा है वो हिंदुओं को है, और हिंदुओं में भी कौन से हिंदू? जो 85% बहुजन है, उनको खतरा है। इसी वजह से आदिवासी समाज जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा है, दलित इसकी मुखालफत कर रहा है। अच्छा, सवाल ये आप करेंगे कि साहब ओबीसी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सबसे बड़ी जो बात आ जाती है कि सरकार कोई भी कानून लाती है तो उसमें ओबीसी मुखालफत करता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वजह यह है कि ओबीसी अभी भी शिक्षा के अधिकार से दूर है। दलितों का SC ST का जो आरक्षण है 1962 में लग गया था। दलित अपेक्षाकृत ज्यादा जागरूक है। ओबीसी का आरक्षण जो मंडल कमीशन है वो 92 में लगा, ठीक है, और उसके बावजूद भी कई राज्यों में अभी 27% पिछड़ी जाति को आरक्षण नहीं मिल रहा है। कई राज्य 14% दे रहे हैं, कुछ राज्य 10% दे रहे हैं, कुछ राज्य दे ही नहीं रहे हैं। तो जब उस मुख्य धारा में हमारा ओबीसी आया ही नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या हमारे फायदे की चीज है, क्या हमारे नुकसान की चीज है? अब देखो साहब, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। और हाँ, कांवड़ यात्रा से एक चीज में याद आई हमें, यहाँ पर भाजपा के ही नेता हैं, ठीक है, राकेश टिकैत से जिनकी खलबली सी सुनाई देती है यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी को हम प्रमोट करेंगे कांवड़ यात्रा के दौरान। तो कैसे देखते हैं इस चीज को? संजीव बालियान उसी पे आ रहा हूँ, संजीव बालियान जी के भी बयान पे आऊंगा। अब आप कांवड़ यात्रा में देखना, आप सर्वे करके देख लेना कि जो कांवड़ लेके जा रहे हैं उनमें से कितने ओबीसी के बच्चे हैं, कितने दलितों के हैं और कितने सवर्णों के हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपको 80% जो बच्चा है वो ओबीसी का मिलेगा। दलित जागरूक है, दलित बहुत कम। आज ही जाऊंगा, बिल्कुल आप जाइए। और दूसरी बात रही बालियान साहब की, तो बालियान साहब को जानकारी दुरुस्त करनी होगी। उनका अपने बागपत से टिकट कट रहा है, तो इसलिए वो अब इस की बयानबाजी उन्होंने शायद देना शुरू कर दिया है, जिससे कि उनके भी नंबर बन जाएं। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कांवड़ यात्रा में यूसीसी का प्रचार कर रहे हैं, आप रथ यात्रा में यूसीसी का प्रचार कर रहे हैं, आप किसी भी यात्रा में यूसीसी का प्रचार करो, लेकिन उसका लाभ किसे मिलना है ये सर्वविदित है। ये सबको पता है कि लाभ तो बीजेपी के जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो लाभ लेना चाह रहे हैं। अब आप पूछोगे साहब उन्हें कैसे लाभ मिलेगा? कहीं से कहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ना कैसे मिलेगा। आदिवासियों के जो विशेष अधिकार है, भू अधिग्रहण का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। सरकार आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर लेगी। और वो आदिवासियों की जमीन कहाँ है? पहाड़ी इलाकों में। सारे जो पहाड़ हैं, पहाड़ों में क्या है? खनिज लवण हैं, मिनरल्स हैं, और वो बड़े बेशकीमती हैं, जिनको आदिवासी अपना देवता मानते हैं, अपना भगवान मान के उन पहाड़ों की पूजा करते हैं। उसको फिर किसे दिया जाएगा? अडानी जी को दिया जाएगा, अंबानी जी को दिया जाएगा, और जो बड़े बड़े मोदी जी के पूंजीपति मित्र हैं उनको ये खनन जो और देश का जो खाद्यान्न है और जो देश की जो हमारे देश की धरोहर है वो सारी की सारी इनके ऊपर लुटा दी जाएगी। असली एजेंडा मोदी जी का ये है। हाँ, इसमें एक और एंगल, प्रधानमंत्री जी ने जब ये बोला तो बोला मुसलमानों को बहुत फायदा है, महिलाओं को बहुत फायदा है, बड़ा बोला है। और कहा जाता है कि भैया मुसलमानों को तो ये ज्यादा कहते हैं कि वोट ही मत दो हमें, लेते भी नहीं। तो एकदम से ये प्रेम कैसे जाग गया? ये थोड़ा सा देखो साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो हाथी के दांत है वो दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला इसमें एंगल बन जाए, कहीं भी सांप्रदायिक दंगे हो जाए। अब मणिपुर में देख लो आप, मणिपुर में हालात कितने खराब है। प्रधानमंत्री जी वहां नहीं बोल रहे, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 70 दिन से ऊपर का समय हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन
उद्घाटन कर आएंगे, प्रधानमंत्री डीयू में बच्चों से मिले आएंगे जाके, प्रधानमंत्री वंदे भारत का उद्घाटन कर लेंगे, प्रधानमंत्री हर गैर जरूरी काम कर लेंगे, लेकिन मणिपुर का मां प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ही नहीं। तो वैसे ही अब यूसीसी जो है वो इनकी जो तमाम 9 साल 10 साल की नाकामयाबी है, रोजगार को लेके नाकामयाबी हो, अग्निवीर योजना को लेके हो, चाहे किसानों की समस्या को लेके हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे दलित आदिवासियों को हो रहे शोषण को लेके हो, इन तमाम जो नाकामयाबियां हैं इनके ऊपर पर्दा डालने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन ये चीज़ एक लोग भूल चुके हैं कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब चीज़ें ज़्यादा छुपी नहीं रह सकती। जनता अब जो है सोशल मीडिया को पढ़ती है, सोशल मीडिया के वीडियो देखती है, उनकी पोस्ट को शेयर करती है, साझा करती है और जनता समझ जाती है। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अब सभी खबरें आम जनमानस तक पहुँच रही हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। जनता इन चीज़ों को समझ रही है और आप देख लो, आप सर्वे कर लो, यूसीसी को आम जनता कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बेशक नहीं दे रही है, लेकिन ये जो बातें चल रही हैं कि एक से ज़्यादा शादी कर लेते हैं, पता नहीं चलता है, ऐसी मामला चलता है, अब इस पे लगाम होगी। और एक से ज़्यादा शादी कौन करता है आपको पता? अब ये बताइए, एक से ज़्यादा शादियाँ तो हिंदुओं में भी होती हैं, एक से ज़्यादा शादियाँ मुस्लिम में भी होती हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, मान लो एक से ज़्यादा किसी ने शादी कर ली तो आप उसे क्या सज़ा दोगे? सज़ा तो कोर्ट के थ्रू ही होगी। मेंटेनेंस के मामले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे कितने केस जो है वो अभी पहले से अदालत में पेंडिंग है, करोड़ों केस हैं, तलाक के करोड़ों केस अदालतों में पेंडिंग है। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर की ही हम बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, विश्वास नहीं मानेंगे, 30 से 40 लाख केस यहाँ पे तलाक के, सिर्फ तलाक के हैं जो अभी पेंडिंग में है। तो आप सोच लीजिए कि अगर यूसीसी आ गई तो वो केस भी पेंडिंग में होंगे, क्योंकि अभी ट्रिपल तलाक को लेके भी 20 लाख मुस्लिम महिलाओं के केस जो है वो विचाराधीन है न्यायालय में, उन पे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो यूसीसी लगने के बाद भी स्थितियां वहीं की वहीं रहेंगी, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मोदी जी 2014 में आए थे और कह रहे थे साहब अच्छे दिन आएंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, कम हुए क्या? नहीं, बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया, जैसे राम मंदिर 370 उनमें से एक है। और इस पे फायदा क्या मिला ये बताइए? राम मंदिर बनने का फायदा क्या मिला? कितना रोजगार जनरेट हुआ? 370 हटने से क्या फायदा हुआ? अभी भी कश्मीर में बंदूक की नोक पे आदमी बैठे हुए हैं, अभी भी 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, चुनाव नहीं करवा पाई वहाँ सरकार, क्योंकि स्थितियाँ वहाँ जो है सामान्य नहीं हो पा रही हैं। और इसी तरीके से यूसीसी लगा दोगे तब भी देश की जनता को कोई फायदा नहीं होना है। जो काम इनको करना चाहिए था वो काम तो ये कर नहीं रहे। किसानों की एमएसपी दे दो, पहलवानों को न्याय दे दो, ठीक है साहब, युवाओं को रोजगार दे दो, नौकरियां दे दो, महंगाई भ्रष्टाचार पे लगाम कम कर दो। भाई टमाटर 200 रुपए किलो हो गया, अदरक 400 रुपए किलो हो गई, वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं। इतना बड़ा कानून लाके आप 142 करोड़ जो हमारे देश की जनता है, 142 करोड़ जनता पे आप कैसे इंप्लीमेंट कर लेंगे? और कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपके जो तमाम पिछले जो कानून आप लाए थे उस कानून की तरह ये कानून भी विफल नहीं होगा? पिछले तो सारे कानून इनके विफल हो गए हैं। मोदी जी बोलते हैं मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो विरोध करने तो जो करना है वो मुझे करना है। नहीं, वो तो बिल्कुल भाई, हम तो कहते हैं ना, वो तो राजा साहब है, निरंकुश शासक है, वो पहले भी विपक्ष की कहाँ सुनते थे जो अब सुनेंगे। मोदी जी को तो जो करना है वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब छीछा लेदर हो जाती है तो माफ़ी भी मोदी जी ही मांगते हैं। किसानों का मामला हो, वहाँ भी माफ़ी मांगी। नोटबंदी के दौरान देखो, अब 2000 थूक के चाटने वाली बात हो गई कि नहीं हो गई? पहले 2000 का नोट लाए, भ्रष्टाचार कम करेंगे, अब 2000 का नोट बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि साहब भ्रष्टाचार बढ़ गया, 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया, कालाबाजारी बढ़ गई, नकली नोट आ गए। अब कुछ दिनों बाद ये 500 का भी नोट बंद करेंगे, क्योंकि मजबूरी है इनकी। ये जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के नाम पे जो सत्ता में आए थे, सारे के सारे भ्रष्टाचारी तो इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं। एक से एक अरबपति खरबपति जो है सारे भ्रष्टाचारी हैं, कुछ देश में बैठे हैं, कुछ को इन्होंने भगा दिया है। सवाल मेरा यही है, टॉपिक शुरू वहीं से हुआ था यूसीसी के ऊपर। लास्ट सवाल यही है, कहते हैं शरीयत में आप कुछ दखल मत करिए, आर्टिकल 25 हमारा धार्मिक इस तरीके से बोलता है कि भैया हम अपना ये जो धार्मिक चीजें हैं अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, आप उसमें छेड़खानी कर रहे हैं। मदनी जी का ये सारे बयान है और आप कह रहे हो मदनी जी जो है वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी सही कर रहे हैं। मैं जो ये मानता हूँ कि यूसीसी के पीछे जो भावना है वो हमारे हिंदुओं को समझनी चाहिए। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं है। आप एक चीज ये मान के चलिए कि माइनॉरिटी हमारे देश में 20% है और जो हिंदू आबादी है वो 80% है। तो ज्यादा नुकसान जो है वो हिंदुओं को होगा, और हिंदू में भी जो हिंदू आबादी है उसका 52% तो ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग का है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो पिछड़ों का हो रहा, उसके बाद दलितों का हो रहा, उसके बाद आदिवासियों का हो रहा। तो नुकसान तो सबसे ज्यादा हमारा हो रहा है। तो विरोध इस कानून का हम लोगों को करना चाहिए। मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मुसलमान और हिंदू का यहाँ एंगल बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जो ये कानून है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे दलित शोषित और आदिवासियों के जो विशेष अधिकार हैं, जो पिछड़ों को विशेष अधिकार संविधान के तहत दिए गए हैं, आरक्षण को लेके, रोजगार को लेके, और जो तमाम सहूलियतें हमें दी गई हैं, जिसमें SC ST का जो एक विशेष कानून है, ये सारे कानून
कानून खत्म हो जाएंगे। अभी भी आप देखो मध्य प्रदेश में कहीं वो बीजेपी के नेता पेशाब कर रहे हैं ऊपर, कहीं वो है जो जूतों से मार रहे हैं, कहीं जूते चटवा रहे हैं। इस तरह की हरकतें तो तब है जब SC ST के विशेष कानून है, और जब ये कानून खत्म हो जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो फिर से देश वहीं 200-400 साल पुरानी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की तरफ चला जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि अभी ये लागू नहीं हुआ है। अगर होगा तो किस पर क्या फर्क पड़ेगा? आपकी जो राय है नीचे कमेंट्स में